हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केयर आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके बाद कैसे केयर की जाए एक मदर की, या हमें कैसे खुद की केयर करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दवाइयों के बारे में। आपकी डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देती हैं उन सबको आपको टाइम पर लेना है, और जितने ड्यूरेशन के लिए बोलती हैं तब तक आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है। कोई भी मेडिसिन को अवॉइड नहीं करना है आपको। मोस्टली मदर्स क्या करती हैं, कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स 1 मंथ के बाद लेना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से उनका आयरन और कैल्शियम काफ़ी लो हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी आ जाती है और उनको वीकनेस फील होती है और बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, जगह जगह पे पेन होता है। इसलिए आपको मेडिसिन्स प्रॉपर लेनी है, टाइम पे लेनी है, कोई मेडिसिन आपको अवॉइड नहीं करनी है। नेक्स्ट आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका जो घाव है, सी सेक्शन का जो घाव है, वो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए और सूखा रहना चाहिए। शुरू में तो आपको कुछ दिन तक वो गीला नहीं करना होता है, बट उसके बाद जब आपको नहाने के लिए अलाउ कर देती है आपकी डॉक्टर, तो आपको हमेशा वो क्लीन रखना है और सूखा रखना है। स्पेशली जब गर्मियों के दिन होते हैं तो उसमें आपको कोई भी कॉटन का साफ़ सुथरा कपड़ा लेके या टॉवल लेके, जैसे अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो उसको साफ़ करते रहिए। डेटॉल के पानी से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, और अपने वजाइना को भी आप क्लीन रखें, या तो डिटॉल के पानी से डेली वॉश करें जब भी आप वॉशरूम जाएं। हाइजीन आपको मेंटेन करना है, उसका ध्यान रखना है। डिटॉल यूज़ कर सकते हैं या फिर कुछ और इंटीमेट वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप अपनी डॉक्टर की सलाह से यूज़ करिए। एटलीस्ट 40 डेज़ तक आपको ये करना है। इससे घाव जल्दी भरने में सहायता मिलेगी और जो आपके स्टिचेस हैं वो पकेंगे नहीं या ख़राब नहीं होंगे, या उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। ये उस चीज़ में काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे वॉकिंग के बारे में। देखिए, आपको डॉक्टर वहीं से नेक्स्ट डे से ही हॉस्पिटल में जब आप होती हैं उसके बाद ही आपको थोड़ा वॉक करने के लिए बोलते हैं, और आपको थोड़ा पैर की एक्सरसाइज करने के लिए भी हल्का फुल्का बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो सके, क्योंकि जो आपको एनेस्थीसिया दिया गया था उसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का बहुत इशू हो सकता है बाद में। तो इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर बना रहे, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि ये फास्ट हीलिंग प्रोसेस होता है एक तरीके से, और आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। जब आप थोड़ा बहुत वॉक करती हैं तो आपको अच्छा लगता है, ब्लड सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में। तो इसलिए वॉक को अवॉइड ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी से ही चलने के लिए बोल दिया, नहीं, वो आपके लिए ही अच्छा है। नेक्स्ट बात आती है ब्रेस्ट के बारे में। ब्रेस्ट के बारे में 2 पॉइंट आते हैं। एक तो आता है टेंडर ब्रेस्ट, यानी कि आपकी ब्रेस्ट जब आपका मिल्क फॉर्म होता है तो कई बार इतना ज़्यादा फॉर्मेशन होने लग जाता है कि आपकी ब्रेस्ट बहुत टाइट हो जाती है और आपको बहुत पेन फील होता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जेंटल मसाज करना है, और आप हीटिंग पैड का भी यूज़ कर सकती हैं, हल्का हल्का उससे सिकाई कर सकती हैं। और अगर आप, दूसरी चीज़ आती है स्वेल ब्रेस्ट की या क्रैक निप्पल की बात आती है। जब बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं तो कई बार निप्पल क्रैक हो जाते हैं, तो उसको सही करने के लिए आप कोई भी अच्छी सी क्रीम यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि एक मॉम्स्को की ब्रेस्ट क्रैक के लिए, उसको सही करने के लिए क्रीम आती है, आप उसको यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप गर्म घी को भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर और भी किसी ब्रांड की कोई अच्छी ब्रेस्ट क्रीम हो सकती है उसको भी यूज़ कर सकती है। और उसको यूज़ करने का तरीका क्या है, देखिए, जब आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा लेती हैं उसके बाद ब्रेस्ट को गर्म पानी और एक कपड़े की सहायता से उसको क्लीन करिए, उसको ड्राई होने दीजिए, फिर उसके बाद क्रीम अप्लाई करिए और उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप अपने बच्चे को दोबारा से ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो ब्रेस्ट फीड कराने से पहले फिर से गर्म पानी और कपड़े की हेल्प से या कॉटन की हेल्प से अपने ब्रेस्ट को क्लीन करिए अच्छे से, उसके बाद ही ब्रेस्ट फीड कराएं। ऐसा ना करें कि क्रीम लगी हुई है और आपने ऐसे कैसे बिना क्लीन किए ही ब्रेस्ट को, अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दिया, वो उसके मुंह में दवाई चली जाएगी, तो वो सही नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है कि ब्रेस्ट फीड पोजीशन के बारे में, कि आप जब ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपको कैसे बैठना है। देखिए, स्ट्रेट मत बैठिए, थोड़ा पीछे आप अपने बैक को थोड़ा सपोर्ट दे सकती हैं, पिलो लगा सकती हैं पीछे, आराम से बैठिए। ऐसे स्ट्रेट होके मत बैठिए, क्योंकि उसका आपके स्टिचेस पे बहुत ज़्यादा उस पर असर आएगा, तो वो सही नहीं होता है। पीछे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, पीछे इस पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। फीडिंग पिलो का यूज़ ज़रूर करें, या तो आप नॉर्मल पिलो भी ले सकते हैं, उसको रख के और उसके ऊपर बेबी को लेटा के उसके बाद फीड करा सकते हैं, या फिर आप फीडिंग पिलो अलग से भी आता है
उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा होता है, और क्योंकि इतना ईज़ी हो जाता है उससे फ़ीड कराना, बिल्कुल थकते नहीं हैं। और आप साइड पोजीशन से भी फ़ीड करा सकते हैं, वो भी कंफर्टेबल होता है। लेकिन आप स्ट्रेट बैठ के ऐसे फ़ीड नहीं कराइए, उससे आपकी बैक में भी पेन होगा, प्लस आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। इसके बाद बात आती है आपकी डाइट की। आपकी डाइट थोड़ी हल्की होनी चाहिए, डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए एटलीस्ट 40 डेज़ के लिए। और जो हैवी फूड हैं, जो गैस या एसिडिटी बनाते हैं, उनको अवॉइड करें। रिच फाइबर फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, पानी पिएं, जो कि आपका कॉन्स्टिपेशन भी कम करेगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सी सेक्शन के बाद, और वो कम होगी आपके फ्रूट्स खाने से और पानी पीने से। एक तो पानी ठंडा ना पिएं, फ्रूट्स ठंडे ना खाएं, खट्टे फ्रूट्स ना खाएं। मैं एक अलग से इसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। तो आपका कॉन्स्टिपेशन जो रिड्यूस होगा, और अपनी वेट लॉस डाइट को अवॉइड करें। अभी से वेट लॉस के लिए डाइट चालू ना करें। और जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, इसके लिए डॉक्टर आपको स्टूल स्मूथनर भी दे देती है, सॉफ्टनर। वो भी आप सिरप ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी गाइनो की एडवाइस के बाद ही लें। अगली बात आती है आपके सोने के बारे में। देखिए, जब भी आपका बच्चा सोए तभी आपको सो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए अपने आप को इग्नोर नहीं करना है, अपनी हेल्थ को अवॉइड नहीं करना है। जब भी बच्चा सोए, जब भी आपको टाइम मिले, अगर आपको नींद भी नहीं आ रही है तो आप रेस्ट कर सकती हैं, आंखें बंद करके लेट सकती हैं। उससे आपकी आंखों को भी रेस्ट मिलेगा, आपके माइंड को भी रेस्ट मिलेगा, आपको रिलैक्स होगा। भले ही आप ना सोएं, लेकिन आपको रिलैक्स मिलेगा। और अगर आप लेफ़्ट साइड स्लीपिंग करती हैं, लेफ़्ट साइड करवट लेके अगर सोती हैं, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, उससे आपके स्टिचेस पे भी असर नहीं आएगा। तो जब आप सोने की पोजीशन को भी थोड़ा ध्यान में रखें। और जब उठती हैं आप बेड से, तो ऐसे स्ट्रेट ना उठें, करवट लेकर ही उठें धीरे धीरे, ताकि आपके स्टिचेस पे कोई असर नहीं आए। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद आपको कोई भी भारी वजन नहीं उठाना है, और एटलीस्ट शुरू के आपको 40 डेज़ गलत तरीके से भी बच्चे को नहीं उठाना है, जिससे कि आपके पेट पे असर आए। हालांकि बच्चे में इतना वेट नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी आप अगर उसको गलत तरीके से उठाएंगी तो आपके पेट पे ज़ोर आएगा या आपके स्टिचेस पे ज़ोर आएगा। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोई वेट ना उठाएं, स्टेयर्स ज़्यादा ना चलें, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी हैवी वेट के लिए तो आपको 6 मंथ तक के लिए बोला जाता है। 3 मंथ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, और उसके बाद 6 मंथ तक आपको हैवी वेट नहीं उठाना। डिलीवरी के बाद जो एक मदर का मूड स्विंग होता है, उसका कोई ध्यान नहीं रखता है। सबको लगता है अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मूड स्विंग्स होते हैं जब आपके डे और नाइट सब इतने डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो चुका होता है, आपको मूड स्विंग्स आते हैं, क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं होती है, आपके माइंड को रिलैक्स नहीं मिलता है, आपको 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है बच्चे के लिए। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी केयर टेकर हैं, उनको हेल्प करनी चाहिए। जो मूड स्विंग्स आ रहे हैं उनको, जो मदर के मूड स्विंग्स आ रहे हैं, उसमें थोड़ा हेल्प करें उनको रिकवरी के लिए, और उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। उनको पैम्परिंग की ज़रूरत होती है उस टाइम, तो वो सबका ध्यान रखना है। तो मूड स्विंग्स सबको आते हैं, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही मूड स्विंग्स आ रहे हैं। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद सबसे जो मेन क्वेरी रहती है, वो रहती है बॉडी मसाज की। देखिए, शुरू के 21 दिन या फिर 1 महीना आपको अपने पेट की मालिश नहीं करवानी है, मसाज नहीं करानी है। हाथों, पैरों और पीठ की आप करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आपको पेट की मसाज 1 महीने तक नहीं करानी है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और अगर बच्चे की भी मसाज होती है तो उसकी भी बहुत हल्के हाथों से होनी चाहिए। और सी सेक्शन डिलीवरी में क्या, अगर आपकी बॉडी की भी मसाज हो रही है और जब 1 महीने के बाद होनी चालू होगी, तो भी वो बहुत हल्के हाथों से होगी। तो आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। जो अच्छे से ट्रेंड होती हैं मसाज करने वाली, जापा मेड जो होती हैं, उनसे ही कराएं, ऐसे ही किसी से ना कराएं। डिलीवरी के बाद से ही आपको अपना सर कवर करके रखना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बाद में सर में दर्द रहने लग जाता है। ये कोई मिथ नहीं है, ये सच में ही होता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आपको पूरे कपड़े पहनने चाहिए, फुल स्लीव्स के पहनने चाहिए। भले ही आप कॉटन के पहनिए, लेकिन फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, पूरा पजामा पहनिए नीचे तक, और अपने सर को कवर करके रखें। तो ये आपकी रिकवरी में काफ़ी हेल्प करेगा, और आपको सर्दी खांसी होने से भी बचाएगा।
डिलीवरी के बाद अगर स्पेशली इन सी सेक्शन अगर आपको खांसी होती है या आपको हंसना है या कुछ भी ऐसे खांसना या छींकना आपको आ रहा है, तो आप अपने पेट पे सॉफ्ट सा कोई पिलो रखिए या कोई कपड़ा रखिए, उसको थोड़ा हाथ से सपोर्ट दीजिए, उसके बाद ही खांसिए छींकिए, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा प्रेशर कम हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके स्टिचेस पे खांसने और छींकने का बहुत ही बुरा और नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर लोग इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं और उनको ध्यान में नहीं रहता है। इसमें आप पिलो की जगह आप बेल्ट भी यूज़ कर सकती हैं, वो आपके कंफर्ट के ऊपर है। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप